हेलो जी, कैसे हैं आप सब। तो आज से हम बिजनेस के कोर्स को शुरू कर रहे हैं। तो बिजनेस की जब मैं आपसे बात करता हूँ तो यहाँ पर इसके 11 चैप्टर हैं। इन 11 चैप्टर को किस तरह से बांटा हुआ है उसको मैंने एक समरी में बनाया है आपके लिए, ताकि आप सिलेबस को समझ पाएं। और इसके बाद हम फर्स्ट चैप्टर की तरफ मूव कर जाएंगे। जैसा कि आपको मालूम होगा कि हम लोग इस पूरे कोर्स के दौरान आपके साथ एक तो आपको जो बुक का मटेरियल हम लोगों ने बना के दिया है, उसी बुक के कंटेंट पे, उसी बुक्स के बुक्स कंटेंट पे आपके साथ यहाँ पर काम करने वाले हैं। इसका फायदा ये होगा कि एक तो कंप्लीट नॉलेज आपको मिलेगी एग्जाम के लिए, यानी कि कुछ भी बाहर से आने के चांसेस कम हो जाएंगे। ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर पाएंगे, ये पीडीएफ आपको डाउनलोड करने को मिल जाएगी। यानी कि आपके लिए लिखने वाली जो झंझट है ना, जिससे स्टूडेंट्स परेशान होते हैं, जिससे वो राइटिंग नोट्स प्रॉब्लम वाली, जो राइटिंग वाली प्रॉब्लम है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो आप सबके लिए मैंने यहाँ पर कंटेंट को अरेंज कर दिया है और कंप्लीट नॉलेज हम लोग यहाँ पर लेने वाले हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपके लिए एमसीक्यूज प्रैक्टिस, वो सारा पूरा अरेंजमेंट है, मतलब होलिस्टिक वे में काम करने वाले हैं। और जल्दी जल्दी इस कंटेंट को पूरा करने का, और प्रैक्टिस के लिए हमारे पास केस स्टडीज हमें जरूर करनी है। केस स्टडी भूल के नहीं जाएंगे, बिजनेस में तो खास तौर पर आपको केस स्टडी करनी है। क्या सर एग्जाम में आनी पक्की है क्या? तो देखिए, बात होता है, पक्का तो कुछ भी नहीं होता है। पर हम और आप तो क्या करते हैं, तैयारी करके जाते हैं ना। तो केस स्टडीज़ क्या है, 11वीं 12वीं की क्लासेस की बुक्स में आई हुई हैं। तो अगर उसने दे दी और उसके बेसिस पे 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए, तो ये देख लीजिएगा हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मैंने सिलेबस को किन भागों में बांटा हुआ है, तो देखिए यहाँ पे मैंने सिलेबस को 4 बड़ी कैटेगरीज में, 11 चैप्टर को 4 कैटेगरी में बांटा है। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, फाइनेंशियल असिस्टेंस, कंज्यूमर अवेयरनेस और बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। इन 4 टुकड़ों में मैंने इसको बांटा। तो देखिए कैसे कैसे ये 4 टुकड़े बनने वाले हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। अब ये वाला जो हमारा बुक जो डिज़ाइन हुई है ना, बहुत स्मार्टली डिज़ाइन की है उस जिस भी पर्सन ने की है। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, तो यहाँ पर एक चैप्टर आएगा कि बिजनेस है क्या। दूसरा चैप्टर कहता है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। पहले आपको ये समझा रहा है कि बिजनेस क्या है। फिर जब आप बिजनेस समझ गए कि बिजनेस है क्या, फिर वो आपसे डिस्कशन करता है कि भैया बिजनेस की फॉर्म्स कौन कौन सी हैं, किस तरह की फॉर्म्स में, किस तरह के रूपों में आप बिजनेस को कर सकते हो, जहाँ पर आपको एकल व्यक्तित्व बिजनेस यानी कि 1 पर्सन कंपनी, या अकेला पर्सन प्रोपराइटर बेसिस पे, या फर्म के बेसिस पे, या कंपनी बना के, या एचयूएफ में, वो सारी सेकंड लेवल पे हम जाके समझेंगे। मैंने जितने भी नाम लिए, हो सकता है आपके लिए नए हो, वहां पर जाके मैं डिटेल में आपके साथ चर्चा करूंगा। तीसरा है एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि बिजनेस को जानने के लिए 3 भागों में बांटा हुआ है। एंटरप्रेन्योर्स के चैप्टर में हम जाके देखेंगे, जो आप स्टार्टअप स्टार्टअप सुनते हो अपने आसपास। आप लोग सुनते होंगे ओला, आप लोगों ने फ्लिपकार्ट का नाम सुना होगा, ये सारे क्या थे, स्टार्टअप थे। एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है उद्यम करना, किसी नए काम को छेड़ना, जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क हो, ठीक है। तो बिजनेस के इंट्रोडक्शन में ये 3 तरह के चैप्टर इन्होंने शामिल किए थे। जब मैं आगे बढ़ता हूँ, अब मैंने बिजनेस समझ लिया, अब मुझे पैसे की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? पैसे की। तो यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस की मैं बात करता हूँ। और जब मैं फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करता हूँ कि मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा, अब आपको भी पता है बिजनेस करने के लिए पैसा कहाँ से आता है, या तो खुद की पॉकेट से आएगा या आप बाहर से लोगे। तो जब मैं इन चीज़ों को समझता हूँ, तो यहाँ पे सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस चैप्टर हमें यहाँ पर समझना होता है। जब मैं सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस समझता हूँ, तो यहाँ पर मैं समझता हूँ मैं अपना खुद का पैसा भी लगा सकता हूँ, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, या मैं डिबेंचर इशू कर सकता हूँ, लोन ले सकता हूँ। वो सारी चर्चा हम इस चौथे नंबर के चैप्टर में करने वाले हैं। 5वां नंबर का चैप्टर है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? जब मैं किसी से उधारी व्यवहार करूंगा, तो उसको जिस तरह से व्यवहार करूंगा, जिन कागजों पे बेसिस पे करूंगा, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आते हैं। जैसे आप चेक का यूज करते हैं, चेक का यूज करते हैं ना, उन चेक के बारे में चर्चा हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो यानी कि बिजनेस करना सीख लिया, पैसे के जुगाड़ के बारे में बात हो गई। यहाँ पर आता है थर्ड पार्ट, कंज्यूमर वाला। इसको मैं आपको चौथे के बाद में कराऊंगा, पहले हम चौथे को समझते हैं। देखिए, मैंने बिजनेस करना सीख लिया, मैंने पैसे का जुगाड़ भी कर लिया।
पैसे का जुगाड़ कर लिया। अब मुझे क्या समझना है, सबसे पहले ध्यान देंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देखिए मैंने बिजनेस बिजनेस सीख लिया, ऑर्गेनाइजेशन बना ली, पैसे का जुगाड़ हो गया। अब मैं क्या करूंगा, मैन पावर हायर करूंगा, एम्प्लॉयज़ हायर करूंगा। जब मैं मैन पावर हायर करता हूँ तो उसको कैसे संभालूंगा, उनके साथ कैसे कम्युनिकेट करूंगा, कैसे समन्वय बिठाऊंगा, कैसे मैं डिसिप्लिन अनुशासन लाऊंगा, और कैसे कोऑर्डिनेट करके चलूंगा उन सबको। मैं कैसे मैं उनसे बातचीत करूंगा कम्युनिकेशन में और कोऑर्डिनेशन में, सबके अंदर समन्वय कैसे आएगा, ये सारा हम इस फेज में जाकर समझने वाले हैं। हर चीज आपस में जुड़ी हुई है देखिए, ठीक है। और फिर आते हैं, अब देखिए मैंने बिजनेस कर लिया था पहले स्टेप में, मान लीजिए मैंने कंपनी बना ली। उसके बाद मैंने पैसा जुगाड़ लिया, पैसे का अरेंजमेंट कर लिया। फिर मैंने मैन पावर हायर कर लिया, मैंने पूरा संगठन बढ़िया से बिठा लिया। अब मुझे जानना है कि मेरा ग्राहक, मेरा उपभोक्ता, मेरा कस्टमर, उससे कैसे डीलिंग होगी। तो उससे रिलेटेड दो चैप्टर हैं। एक चैप्टर तो है एडवर्टाइजमेंट, या जिसे मैं कहूँ एडवर्टाइजिंग या विज्ञापन, विपणन, ठीक है। हालांकि विज्ञापन का चैप्टर इन्होंने डाला है, मैं विपणन नहीं बोलना चाहूंगा यहाँ पर। तो मुझे अब क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट करना है जिससे मैं कंज्यूमर तक पहुंच पाऊं। तो हम एक छठे नंबर के चैप्टर में बात करेंगे। और सेवन्थ चैप्टर है हमारा कंज्यूमर राइट्स। जब मैं माल बेचूंगा तो कंज्यूमर्स के क्या क्या राइट्स हैं, कंज्यूमर किन किन राइट्स के कारण से एक बिजनेस के ऊपर वाद कर सकता है, क्या क्या उसके अधिकार हैं। अब बिजनेस कर रहा हूं तो मुझे किन किन चीज़ों को ध्यान में रखकर चलना है, इन सभी की चर्चा इस पूरे कोर्स के अंदर करेगी। तो अभी आपको समझ में आ गया, बिजनेस बनाने से लेकर बिजनेस चलाने के लिए पैसा, उसकी मैन पावर, मैन पावर अगर आप रखोगे तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अनुशासन, संप्रेषण और समन्वय, इन चार चैप्टर का यूज होगा। फिर उसके बाद आप कहाँ आ जाएंगे, उसके बाद आप आ जाएंगे एडवर्टाइजमेंट करो, सामान बेचो, और सामान बेचते समय किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज कंज्यूमर आपके अगेंस्ट केस कर देगा। आपका केस होगा तो कहाँ कहाँ जाना होगा, उन सब चीज़ों को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये पूरा सिलेबस समझ में आ गया। हाँ सर आ गया। जब आपको पूरा सिलेबस समझ में आ जाता है तो उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 1 बिजनेस के ऊपर हम यहाँ पर अब बढ़ चले हैं। आप देख पाएंगे ये बुक का ही कंटेंट है, जिसे मैंने जो ये पीपीटी टाइप में इसको मैंने फ्रेम किया है। जब मैं यहाँ पर आपसे बात करता हूँ तो यहाँ पर मैंने दोनों लैंग्वेज को साथ में रखा है। लैंग्वेज इंग्लिश भी रहेगी और लैंग्वेज हिंदी भी यहाँ पर आपके लिए रहेगी, यानी कि दोनों लैंग्वेज के स्टूडेंट्स इसमें कंफर्टेबल रहेंगे। आपको भी कहीं पर कुछ समझ नहीं आएगा मान लीजिए, तो यहाँ पर आप सेकंड लैंग्वेज का चॉइस कर सकते हैं। और आप देखिए पेपर में भी दोनों लैंग्वेज में आता है समहाउ। आपको मालूम ही होगा कॉमर्स का जो पेपर रहता है वो इंग्लिश में बनता है, और पिछले कुछ समय से ऐसा देखा गया है कि बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का जब यूज़ किया जाता है, मान लीजिए अब उन्होंने क्वेश्चन बनाया तो वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। आप भी देखते होंगे बहुत सारे ट्रांसलेशन के टूल्स आते हैं मार्केट में। तो वो लोग क्या करते हैं, आईबीपीएस का पेपर ले लीजिए, अभी उत्तराखंड में पेपर हुआ था अकाउंटेंट का, हालांकि वहाँ पर कैंसिल करना पड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा हिंदी के पेपर में गलतियाँ थी। अगर आपको मालूम होगा उत्तराखंड का जो पेपर हुआ, उन्होंने जूनियर अकाउंटेंट का पेपर लिया, इंग्लिश के क्वेश्चंस को सेम उन्होंने टूल का यूज़ करके बिल्कुल वैसा का वैसा दे दिया, जिससे हिंदी वाले बच्चों के लिए बहुत प्रॉब्लम थी। तो वहां पर प्रेफरेंस तो देखिए, अगर थोड़ा बहुत आईबीपीएस का पेपर देखेंगे आप, वहां पर उन्होंने ऐसे ही यूज करते हैं। तो आपको इंग्लिश थोड़ी थोड़ी समझ में आनी चाहिए, हिंदी भी आनी चाहिए, पर समहाउ आपके साथ कोई क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जिसमें आपको इंग्लिश पढ़नी आनी चाहिए। तो मैंने आपको दोनों लैंग्वेज दिया है, चॉइस आपकी रहेगी, आप कैसे करना चाहते हैं। मैं अपनी ड्यूटी पूरी करूंगा, मैं दोनों लैंग्वेज आपको देकर चल रहा हूँ। व्यवसाय का परिचय चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 की जब मैं आपसे बात करता हूं तो इस चैप्टर में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो उसकी मैंने समरी बांध दी। सबसे पहले व्यवसाय क्या है, व्यवसाय की विशेषताएं आपको यहाँ पढ़ने को मिलेंगे इस पूरे चैप्टर में। व्यवसायिक गतिविधियों का वर्गीकरण, व्यवसायिक गतिविधियों का वर्गीकरण आप इस चैप्टर में समझेंगे। व्यवसाय के उद्देश्य मेरे साथ आप इस चैप्टर में समझने वाले हैं। व्यवसाय की लाभ की भूमिका, यानी कि लाभ का क्या यूज होता है उसको समझेंगे। व्यवसाय में क्या क्या जोखिम होते हैं और जोखिमों के कारण। तो उस पूरे चैप्टर में आप क्या क्या समझने वाले हैं, आप मेरे साथ बिजनेस बिजनेस को समझेंगे। ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी बेटा, ध्यान रखना। विशेषताएं समझेंगे आप मेरे साथ इसकी, ठीक है। मेरिट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, आप ये सब समझेंगे यहाँ पर। तीसरा, किस टाइप के व्यवसायिक गतिविधियां होती हैं, किस टाइप में आप बिजनेस को बांटेंगे, मैन्युफैक्चरिंग में बांटेंगे, कंस्ट्रक्शन में बांटेंगे, ठीक है। आप क्या खनन के उद्योग को बांटेंगे, ये सारा आप आगे आएगा। जिसे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, ठीक है।
इन सबको समझेंगे हम यहाँ पर। उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव समझेंगे, लाभ की भूमिका समझेंगे, जोखिम समझेंगे, रिस्क क्या क्या फैक्टर हैं। तो इस पूरे चैप्टर में हम इन चीज़ों को समझने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं कैटेगरीज समझूंगा आपके साथ, सर आप भी समझेंगे बिल्कुल, ठीक है। उद्देश्य, उद्देश्य में आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स, ये सारे हम यहाँ पर करके चलने वाले हैं, ठीक है। और आप लोगों को कम से कम लिखना पड़ेगा, कम से कम, हालांकि मैंने पूरी कोशिश की है। अब ये हिंदी है, सेम मैटर आपका इंग्लिश में रहता है, पूरा का पूरा कोर्स आपको इसी तरह से मिलने वाला है, ये बात ध्यान रखिएगा। सर बुक्स कैसे मिल सकती है? मार्केट में बुक्स आएंगी, नेक्स्ट मंथ की प्लानिंग है, आप लोग वहाँ बुक करवा लीजिएगा, आप लोगों को होम डिलीवरी हो जाएगी। शॉप पे कैसे मिलेगी? शॉप की अभी कोई प्लानिंग नहीं है बेटा, ध्यान रखना। केस स्टडीज आपको स्टडी मटेरियल के अंदर मिलेगी, कुछ ई फॉर्मेट में मिलेगी। मान लीजिए 10 से 15 केस स्टडीज हम इसमें डाल देंगे, बाकी 40-50 केस स्टडीज हम लोगों ने बनाने का सोचा है, वो सारी की सारी आपको ऐप में मिल जाएगी। अच्छा, क्योंकि बुक में बेटा लिमिटेड मैटर ही डाल सकते हैं, अब कितना पढ़ाना मुझे बहुत सारा है, पर प्रॉब्लम यह है कि जितनी मैं बुक बढ़ाता जाता हूँ उतने ही पेजेस बढ़ते जाते हैं, उतने ही कॉस्टिंग बढ़ती जाती है, उतने ही कुरियर का वो सिस्टम बढ़ता जाता है। पर पढ़ना हमें पूरा पड़ेगा। आप समरी बॉक्स आधी अधूरी किताबें पढ़ के सोचें इतनी मेहनत करके आप सीईटी पार कर रहे हैं और फिर जूनियर अकाउंटेंट में ऐसा रिस्क लेंगे, मुझे लगता है सबसे बड़ी फुलिशनेस होगी, ठीक है। मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं करता, बाकी आप पे है। सबसे पहले अब बात कर रहा है बिजनेस, व्यवसाय की बात कर रहा है। व्यवसाय की बात करता है तो देखिए ये थ्योरी तो चलिए आप लोगों के पढ़ने के लिए है, बात कर लेते हैं बिजनेस है क्या। तो देखिए सबसे पहले तो क्या होता है बिजनेस, होता क्या बेटा ये आपको समझना है, व्यवसाय क्या चीज़ है। बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में मान लीजिए मैं ही हूँ, मैं आपको क्या दे रहा हूँ, सर्विस दे रहा हूँ, आप लोगों को बुक्स दे रहा हूँ, ठीक है। यानी कि मैं आपको कुछ ना कुछ दे रहा हूँ, यानी कि मैं आपको या तो गुड्स दूंगा या फिर सर्विस दूंगा या फिर बोथ। बड़ा ध्यान रखना, या तो गुड्स अकेला हो सकता है या सर्विस अकेली हो सकती है, ये दोनों साथ साथ में हो सकते हैं। इन शब्दों का बहुत ध्यान से यूज कीजिएगा, ठीक है। सर ये लिखना जरूरी होता है बोथ? बिल्कुल जरूरी होता है बेटा। बोथ का मतलब ये होता है, जैसे आप एग्जाम्पल लिख देता हूँ बेटा, मैं ये सारी चीजें लिख रहा हूँ, आप एग्जाम्पल क्या होगा बेटा यहाँ पर, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जब आप गाड़ी ठीक करवाने जाते हो, कार रिपेयर, आप मॉल में, आप उधर सिनेमा देखने जाते हो तो वहाँ पे एंटरटेनमेंट भी होता है और आप पॉपकॉर्न वगैरह भी लेते हैं। देखिए कई बार क्या होता है, आप ये सर्विस लेने जा रहे हैं तो आपको पार्ट्स भी लेने पड़ेंगे और आपको क्या करना पड़ेगा, रिपेयर भी करवाते हैं आप। तो वहाँ पर गुड्स मिलता है, आपको माल मिलता है बेटा, सर्विस यानी कि सेवा मिलती है, और कभी भी दोनों का कॉम्बिनेशन भी मिलता है। जब आपको ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो इसके लिए आप पैसा चुकाते हो। तो टोटली व्यवसाय क्या है, देखिए व्यवसाय एक संगठनात्मक इकाई जैसे एकल स्वामित्व, ये क्या कह रहा है, या तो अकेला कोई व्यक्ति बिजनेस कर सकता है, अकेला एकल स्वामित्व, साझेदारी में, पार्टनरशिप में, ये अगले चैप्टर में जाके आपको डीप समझने को मिलेगा बेटा। कंपनी के तौर पर, सीमित देयता कंपनी, ठीक है। आप कोई भी फॉर्म में बनाएं फर्क नहीं पड़ता है, पर आपका पर्पज क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ताओं को वस्तुओं और सेवाओं का उपलब्ध करवाना। आप ज्यादा से ज्यादा क्या काम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आपका काम क्या होगा, देखिए ज्यादा से ज्यादा काम क्या है, वस्तु एवं सेवा को प्रदान करना, और उसके बदले आपको क्या मिलना है, पैसा मिलना है। उससे बदले आपको क्या मिलना है, व्यवसायिक गतिविधि है, उसके बदले आपको पैसा मिल जाएगा, ठीक है। ये मैंने टेक्स्ट इसलिए रखा बेटा, आपको बुक से ही पढ़वा रहा हूँ एक एक चीज। कल को आप ऐसा नहीं कह सकते कि सर बुक तो अलग ही दिशा में जा रही थी, आपने अलग पढ़ाया है। नहीं, मैंने दोनों को साथ साथ रख के जा रहा हूँ, एक एक चीज पढ़ेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं इसमें आपको साथ साथ करवाऊंगा, ये बात आपको समझनी है। जो चीजें हम बुक्स में नहीं आ पाई वो चीजें आपको क्लास में और ऐड ऑन करवाता चला जाऊंगा इस पीडीएफ में। और इस पीडीएफ की खास बात यह है कि हम जितने मर्जी पेजेस आपके लिए ऐड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो बेटा आपको बिजनेस व्यवसाय समझ में आ गया फटाफट से। अब मैं बस यहीं पे खत्म करता हूँ, ज्यादा नहीं खींचूंगा इसको। व्यवसाय का मतलब क्या है, गुड्स बेचो, सर्विस दो, या फिर और बहुत, ये आपने दिया है और आपने क्या लिया इसके बदले, कंसिडरेशन, पैसा, प्रतिफल। ये ध्यान रखना आपने, प्रतिफल, पैसे के बदले गुड्स और सर्विस दी है, ये होता है व्यवसाय। अब व्यवसाय करा कैसे है उसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, कि कौन सा इकाई आपने एकल स्वामित्व में साझेदारी, किस तरह के चीजों को आपने किया था, वो हम आगे समझेंगे।
आगे ये कहता है कि इसकी इंपॉर्टेंस पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में है, वहां पर इसका ज्यादा तौर पे यूज होता है, ये इसने यहाँ पर बात की है। अब ये आगे एक और चीज कहता है, ध्यान से सुनना बेटा। आगे ये कहता है कि देखिए जो हम बात करते हैं ना यहाँ पर, एक तो होता है प्रॉफिट बेसिस पे बिजनेस, प्रॉफिट बेसिस पे यानी कि लाभ कमाने के लिए। अभी जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरा पर्पस प्रॉफिट कमाना है, कोई छुपी हुई बात नहीं है, ठीक है। और एक होती है नॉन प्रॉफिट बेसिस पे, जिसे आप गैर लाभकारी भी कह सकते हैं। बेटा ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, मैं बार बार बता रहा हूं। आप ऐप में ये ऑप्शन बना दूंगा मैं, वहां से आप डाउनलोड करते रहिएगा। गैर लाभकारी, अब जैसे लाभ के लिए भी होता है और गैर लाभ के लिए भी होता है। अब ध्यान से सुनते जाइएगा इन सब चीजों को। अब लाभ के लिए कैसे होता है, जैसे मैं आपको दे रहा हूँ, आपसे पैसा ले रहा हूँ, पर सेम टाइम में मैं अपने घर पे भी किसी को पढ़ा रहा हूँ, मैं अपने घर पे भी किसी को पढ़ा रहा हूँ, तो उसका पर्पज गैर लाभ है, ठीक है। ये भी आपको समझना है। मैं अपने घर पे अपने छोटे भाई बहन को पढ़ा रहा होता हूँ, तो कोई प्रॉफिट थोड़ी ना ले रहा होता हूँ, उनसे कुछ नहीं ले रहा होता, तो दोनों चीजें हो सकती हैं जब भी आप बिजनेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर बिजनेस आप दोनों तरह से कर सकते हैं, ठीक है जी। व्यवसाय छोटे छोटी दुकान के तौर पर भी हो सकता है, यानी कि नुक्कड़ पे आपकी दुकान है, या बड़े बिजनेस के तौर पर भी हो सकता है। पर सर ये आपने थ्योरी पढ़ा दी, क्वेश्चन क्या आएगा उस पर आ जाओ फटाफट से। तो चलो बेटा उस पर आ जाता हूँ। एक क्वेश्चन है, आता भी रहता है, ठीक है, बिजनेस। अब आप ध्यान देंगे, एक वर्ड जो मैंने यहां पर लिख रहा हूं, क्वेश्चन कहां से आएगा, ध्यान से देना। बिजनेस, बिजनेस वर्ड कहां से आया है, तो ध्यान रखना बिजी से। ये क्वेश्चन में पूछ लेता है, BUSY, स्पेलिंग याद रखना, स्पेलिंग्स याद रखनी जरूरी है यहाँ पर बेटा, क्योंकि बिजनेस का मतलब क्या होता है, व्यस्त। और यहीं से ही व्यस्त से जो व्यक्ति सारा दिन काम करता है ना, जो सारा दिन काम करता है, इसीलिए उन्होंने बिजी रहेगा, काम में बिजी रहेगा, तो बिजीनेस वर्ड बना दिया उन्होंने, ठीक है। तो बिजी वर्ड आप लेके चलिएगा यहाँ पर। तो मैं आपको यहाँ पे पढ़ा देता हूँ। क्वेश्चन यहाँ पर बिजनेस वाला बन जाता है। आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कौन सी एक्टिविटीज, इनमें से कौन सी एक्टिविटी प्रॉफिट के लिए नहीं है, तो आपको ध्यान रखना होगा कौन सी प्रॉफिट के लिए नहीं है। या इनमें से कौन सी, चार ऑप्शन दे देगा, तीन ऐसी दे देगा कि एनजीओ है, स्कूल खोला हुआ है जिसमें फ्री में बच्चे पढ़ाए जाते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन बन जाएंगे और आपको पहचानना होगा कौन सी एक्टिविटी प्रॉफिट के लिए है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको बताता जाऊंगा। क्वेश्चन एक बता दिया आपका प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट पे, प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट पे। उसके बाद सेकंड जो आ रहा है, सेकंड क्वेश्चन आपका बन जाता है बिजी से, सेकंड क्वेश्चन बन जाता है बिजी से। बट आप टेंशन नहीं लेना, मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन ऐड करता जाऊंगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने आपके लिए केस स्टडी भी बनाई है। ये देखिए, इस टॉपिक के बाद, इस टॉपिक के बाद मैंने आपके लिए, ये देखिए, ये केस स्टडी बना दी है। जैसे ही वो टॉपिक होगा, ये केस स्टडी आप लोगों के लिए मैंने बना दी है, और इस केस स्टडी के बेसिस पे आप लोगों के लिए क्वेश्चंस भी इसी के अंदर ऐड कर दिए हैं, ठीक है। ये इस तरह से हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। कोशिश यही है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस और जल्दी कम से कम समय में हो, ठीक है। चलो, तो ये आपको समझ में आ गया किस तरह का क्वेश्चन है। तो बिजनेस से आपको समझ में आ गया कि बिजनेस होता है, ठीक है। बिजनेस में ये बिजी वर्ड आपको ध्यान रखना है, इसमें से क्वेश्चन बन जाएगा। इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब देखिए, दोनों तरह की एक्टिविटीज होती हैं। आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा मैं। आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं को देखिए भैया, यहाँ पे हमने अंतर से समझा दिया है, कोई बहुत ज्यादा नहीं। ये आपको 11th-12th की बुक में भी मिल जाएगा। ये आपको 11th-12th की बुक में जहाँ ये चैप्टर है वहां भी मिल जाएगा, सेम एज इट इज, ठीक है। अच्छा, कुछ चैप्टर आपके इन्होंने ना जो फ्रेमिंग करी है आपके कंटेंट की, कुछ चैप्टर आपके 11th-12th राजस्थान बोर्ड की किताबों में, कुछ CBSE बोर्ड की किताबों में, कुछ कॉलेज की किताबों में, कुछ MCOM की किताबों में। और क्वेश्चन पिछली बार अगर आप देखेंगे पास्ट ईयर, हालांकि मैं पास्ट ईयर पे बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, पर पास्ट ईयर क्वेश्चंस ने हमें सचेत किया है। पास्ट ईयर क्वेश्चन ने हमें सचेत ऐसा किया है कि उन्होंने, आप बाकी बुक्स देख लीजिएगा, आप क्वेश्चन पेपर उठाइएगा क्या कंटेंट उसके अंदर से, नहीं, आप क्वेश्चंस देखेंगे। आप एडवर्टाइजमेंट का क्वेश्चन देखिए, पिछले साल में आए हुए हैं, क्या बुक्स में मिला था आपको, नहीं, वो बुक्स के बाहर से उठा के फेंका हुआ था। आप जाइए डिसिप्लिन के क्वेश्चंस देखिए, आप जाइए दूसरे क्वेश्चंस देखिए,
क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चन देखिए, कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस देखेंगे आप। तो क्वेश्चन जरूरी नहीं है आपको उन बुक्स में थे, बट हमने कोशिश की है कि जितना हम क्वेश्चंस आते हैं, मान लीजिए यूजीसी नेट में भी कोई टॉपिक आपका उससे रिलेटेड है तो उसको भी उठा के हमने इनकॉर्पोरेट किया है इसमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको 11th की बुक में मिलेगा। शुरुआत में ये टॉपिक है, हमने इसको कवर अप कर लिया है। चलिए, अब आर्थिक और गैर आर्थिक तरह की दो तरह की गतिविधियां होती हैं, आपको ये समझना होगा। सबसे पहले आर्थिक गतिविधियां क्या होता है, जिनका उद्देश्य धन कमाना होता है। आपको ये ध्यान रखना है, जिनका उद्देश्य क्या है, धन कमाना है, प्रॉफिट बेसिस है, और धन का सृजन करना है। और इनका क्या होता है, इनका कोई इस तरह का मोटिव नहीं होता है, धन कमाना इनका मोटिव नहीं होता है, बल्कि क्या करना होता है, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक जरूरतों को पूरा करना होता है। जैसे जैसे प्रेम, सहानुभूति, देशभक्ति, इसके पीछे क्या मकसद होते हैं, इस तरह के भावनाएं हमारी होती हैं। यानी कि इसके पीछे मकसद है इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक एक्टिविटी के पीछे का मकसद प्रॉफिट है, अर्निंग है। और इसका मकसद क्या है, इसका मकसद है या तो आप किसी के लिए प्रेम होगा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, मेरे घर वाले हैं, उनके हमारे घर के बच्चे हैं, उनको जब मैं पढ़ाता हूँ तो कोई पैसा चार्ज नहीं करता, यानी कि प्रेम है उनके प्रति। या मैं कोई देश सेवा में कुछ ऐसी सर्विस दे सकता हूँ। उदाहरण, लोग कारखानों में काम करते हैं, रेस्टोरेंट में खाना बना रहे हैं, ये एग्जाम्पल मैंने इसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया है। कारखानों में काम करना, रेस्टोरेंट में खाना बनाना, ये क्या है, आपकी आर्थिक गतिविधि है। एक स्कूल में पढ़ाने वाला शिक्षक, ठीक है, एक स्कूल में पढ़ाते शिक्षक, ये क्या आपकी आर्थिक गतिविधि है। और एक गृहिणी अपने परिवार के लिए खाना बनाती है, ठीक है। एक शिक्षक अपनी बेटी को घर पर प्रशिक्षण दे रहा है, तो वो क्या है, गैर आर्थिक गतिविधि है। सेम इसको मैंने इंग्लिश में रखा हुआ है यहाँ पर। पीपल वर्क इन फैक्ट्रीज, कुकिंग फूड इन रेस्टोरेंट, ये क्या है आपके एग्जाम्पल है इकोनॉमिक एक्टिविटी के। और ए हाउस वाइफ कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली, और एक टीचर ट्रेनिंग दे रहा है घर पर अपने बच्चे को, ये क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो अभी आपका क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, निम्न में से कौन सी क्रिया, ठीक है, गैर आर्थिक, अब क्वेश्चन देखिए, है या फिर नहीं है। आप इन दोनों चीजों को देख पाएंगे, कौन सी क्रिया गैर आर्थिक क्रिया है या कौन सी क्रिया गैर आर्थिक क्रिया नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन बना के आपके सामने ऑप्शन रख दिए जाएंगे, ए, बी, सी, डी, ठीक है। या फिर इन टॉपिक्स के साथ आपकी कोई केस स्टडी जनरेट की जा सकती है। क्या सर इसमें से भी केस स्टडी बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। आप कहोगे तो मैं बना के ले आऊंगा, आप कहोगे तो केस स्टडी बन के आ जाएगी, इस चीज की गारंटी है, ठीक है। क्योंकि हम लोगों को बेटा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग ये बाकी एग्जाम्स के लिए जब बनाते हैं तो बनाते हैं, सीए में हम लोग बनाते हैं, जनरेट करते हैं क्वेश्चंस, तो यहाँ भी हो जाता है, ठीक है। अब अगले टॉपिक पे आ गए हैं। देखिए अभी तक आपने समझ लिया कि बिजनेस क्या है, बिजनेस प्रॉफिट के लिए किया जाता है, ठीक है। बिजनेस का वर्ड बिजनेस से है। आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाएं आपने मेरे साथ समझी। अभी तक कोई बहुत ज्यादा मेजर कोई बड़ा क्वेश्चन मैंने आपको नहीं बताया, या कोई ऐसी चीज मैंने अभी नहीं फेंकी, अभी तो शुरुआत कर रहे हैं आप बिजनेस में। अब आप एक छोटा सा अपने दिमाग को, आज तक आपने बिजनेस नहीं सुना है, ठीक है, अब आप बिजनेस के लिए सोच बढ़ा रहे हो कि हाँ यार, दो तरह से काम होता है, एक तो पैसे के लिए पढ़ाया जाता है, एक फ्री में पढ़ाया जाता है, ठीक है। फ्री में पढ़ाया जाता है तो वो गैर आर्थिक क्रिया है, और अगर पैसे के लिए पढ़ाया जाता है तो वो आर्थिक क्रिया है, ठीक है। चलिए, हालांकि जो यूट्यूब पे पढ़ाया जाता है, कोई भी आपको बोलता है कि फ्री में पढ़ाया जा रहा है, एक्चुअल में उसके पीछे हिडन मोटिव्स होते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर चलो फिर भी फ्यूचर में बात करेंगे, बट नथिंग इज फ्री, ये ध्यान रखना आपको। इंटरनेट वर्ल्ड में तो वैसे भी कोई फ्री नहीं है, वो आपकी आई बॉल, जो आप उनके कस्टमर व्यूअर बन के बैठे हैं, उसके बदले एडवर्टीजमेंट चलते हैं। और हालांकि एडवर्टीजमेंट से यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा कोई अर्निंग नहीं है, ना के बराबर है, बट उसके पीछे जो टेस्ट सीरीज या कुछ भी बेचा जाता है, तो वो होता है सब्सक्राइबर बढ़ाकर उसके बाद में कंपनी को बेचे जाना। तो इस तरह के बहुत सारे मॉडल्स पीछे काम करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं व्यवसाय की विशेषताएं। देखिए अभी तक बिजनेस के बारे में हम जब बात कर रहे हैं तो बिजनेस की कुछ खासियतों के बारे में बात करनी पड़ेगी। तो उसमें से सबसे पहले है एक आर्थिक गतिविधि है। अब ये पता है क्या होता है, बिजनेस जब आप पढ़ रहे हैं, बेटा ध्यान रखना, हो सकता है आपके लिए नया हो, आपको एक जैसी बातें बहुत जगह पढ़ने को मिलती हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये ध्यान रखना। जैसे अभी कैरेक्टरिस्टिक्स है, अभी हम कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, चारित्रिक विशेषताएं। अच्छा, यहाँ पर आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं, उनका भी मैं आपको बता देता हूँ।
देखिए क्या होता है, आपको ना बहुत ज़्यादा बिजनेस के टॉपिक में आपको फीचर्स वर्ड सुनने को मिलेगा, ठीक है, कुछ आपको ये करेक्टरिस्टिक्स पढ़ने को मिलेंगे, चारित्रिक विशेषताएं, तीसरा आपको कोई मेरिट, ठीक है, ये पढ़ने को मिल जाएगा, चौथा डिमेरिट, लिमिटेशन, डिमेरिट का मतलब होता है अवगुण, ठीक है, मेरिट का मतलब होता है गुण। इस तरह की चीजें पढ़ने को मिलेंगी बेटा। जरूरी नहीं है, ये बात ध्यान रखना, कि जैसे आर्थिक गतिविधि यहाँ आ गया तो आगे नहीं आएगा, आ सकता है। वहां पर रेफरेंस आपको देखना पड़ेगा, क्या कंटेक्स्ट है वहां पे वो देखना पड़ेगा। इन चीजों को समझ के रहिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत आसान होता है, बट ढंग से आपको पढ़ना है, ठीक है। बिना पढ़े तो सब चीज टफ है, पर पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा ढंग से। जहां पे आप फीचर वर्ड सुनते हैं तो वहां से आपको क्या समझना है, ध्यान देंगे, आपको ध्यान रखना है iOS का फोन यानी कि एप्पल का फोन, जब हम बात करते हैं ना, कहते हैं यार इस फोन के क्या फीचर हैं, फीचर मतलब उसके इनबिल्ट, उसके अंदर क्या क्या है। ध्यान रखना, फीचर का मतलब क्या होगा, उसके अंदर इनबिल्ट क्या क्या काम करने की चीजें आपको समझ में आ रही हैं। और कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब उसकी खासियतें। फीचर खासियत हो सकती है, पर क्या फीचर को आप खासियत में मिक्स कर देंगे, नहीं, ये बात आप ध्यान रख के चलना। फीचर, मैं कहता हूं फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स एक है क्या, मैं कहता हूं आपके क्या क्या फीचर हैं, आपके क्या क्या फीचर हैं। मैंने कहा ये राम बैठा है, आपको बोला कि राम को देख के उसके फीचर्स बताओ, ठीक है, फीचर्स मतलब उसके अंदर जो जड़ा हुआ है। आप कहोगे सर इसकी आंखें नीली हैं, इसके बाल ब्राउनिश हैं या ब्लैक हैं, ठीक है, या वाइट हैं, इसकी बियर्ड, इसकी दाढ़ी ऐसी है, ठीक है, ये पतला है जैसे मेरी तरह पतला है, ठीक है, या किसी की तरह मोटा है। आप इसके फीचर्स बता रहे हो, क्या क्या उसके अंदर दिख रहा है आपको, है ना, वो उसके फीचर्स हो गए। मैं कहूँ उसकी करेक्टरिस्टिक्स बताओ, अब आप ये नहीं कहोगे कि वो करेक्टरिस्टिक्स में वो मोटा है पतला है, नहीं, हाँ कुछ चीजें आप बोलना चाहो करेक्टर में, आप कहोगे ये अच्छा है, इसका व्यवहार अच्छा है, पर क्या फीचर में आपने वो बोला था उसके अंदर, नहीं। इन चीजों को आपको ध्यान रख के चलना है, मिक्स नहीं करना है। अब व्यवसाय की विशेषताएं, कैरेक्टर्स, ठीक है, सबसे पहले तो ये बात करता है, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्लियर है, आपको पता है बिजनेस का मकसद क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब बिजनेस आएगा तो इसके साथ में इसकी विशेषता है, बिजनेस में, बिजनेस का मतलब प्रॉफिट के लिए आएगा यार। आर्थिक क्रियाएं दो तरह की हो सकती हैं, आर्थिक क्रिया और गैर आर्थिक क्रिया, मतलब या तो लोग पैसे के लिए काम करेंगे प्रॉफिट के लिए, या बिना प्रॉफिट के लिए काम करेंगे। बट मोटे तौर पर आप देखेंगे कि जो बिजनेस किया जाता है वो एक आर्थिक क्रिया ही है, उसके अंदर पैसा इन्वॉल्व रहता है। पहली बात तो आपको ये समझना है कि पैसा इन्वॉल्व रहेगा, ठीक है। अब पैसा कमाने के उद्देश्य से उत्पाद और सेवाओं को बेचने, यहाँ पे बेचने या प्रावधान, मैंने दोनों शब्द रखे हैं, आप ध्यान से सुनना है। इन बुक ना जब लिखी जाती है तो उसके पीछे ऑथर की सोच होती है। अब कोई सोचे बेचने और ऑब्लिक प्रावधान क्यों किया है, प्रावधान सेवा के लिए है, प्रावधान सेवा के लिए लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि सेवा बेची नहीं जाती, सेवा प्रोवाइड की जाती है। प्रोवाइड को हिंदी में जब लिखा जाता है तो प्रावधान शब्द आता है, ठीक है। वस्तु और सेवाओं का उत्पादन या खरीद, पहली उसकी क्या है विशेषता, एक आर्थिक गतिविधि होगी। दूसरी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन या खरीद होगी। देखो, या तो वस्तुओं और सेवाओं का क्या होगा, देखो उत्पादन किसका होता है, वस्तुओं का, सेवाओं का उत्पादन नहीं होता है, शब्दों को ध्यान रखना, ठीक है। प्रोडक्शन और, अच्छा खरीद, वस्तुओं की खरीद होती है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है वस्तुओं का उत्पादन और खरीद तो है ही है, साथ में सेवाओं को भी आपको समझ के चलना है। अब सेवाओं के लिए अलग से इसने हेडिंग नहीं बनाई है, ठीक है। व्यवसाय में बिक्री के लिए वस्तु और सेवाओं के उत्पादन या खरीद से संबंधित गतिविधियां शामिल हैं, आप समझ गए। अब आप क्या करोगे, मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिखाता हूँ। सबसे पहला आपने इकोनॉमिक एक्टिविटी कर लिया सर। इकोनॉमिक एक्टिविटी में मनी के लिए होगा, प्रॉफिट के लिए होगा, ये मैं इसमें लिख के दे रहा हूँ, आप लोगों के काम आ जाएगा। दूसरा पॉइंट, बेटा दूसरा पॉइंट क्या आपके लिए पढ़ा आपने, गुड्स, गुड्स क्या होंगे, गुड्स में आप देखिए फटाफट से, या तो उत्पादन होगा या खरीद होगी, या तो यहाँ पे दो शब्द देखिए बेटा, उत्पादन और खरीद। पढ़ते समय ध्यान देना है हमने हर चीज पे, जैसे पढ़ाते समय हम हर चीज को नोट करते हैं तो पढ़ते समय आपकी भी जिम्मेदारी है, ठीक है। अच्छा,
गुड्स में क्या होगा, या तो गुड्स का उत्पादन हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, या आप खरीद के लाके बेचोगे, खरीद बेच, यहां पे उत्पादन फिर बेच। समझ रहे हो? अच्छा सर, समझ आना चाहिए, ध्यान रखना। गुड्स के केस में उत्पादन और खरीद होगा, और सेवाओं के केस में आप सेवा दोगे। ठीक है। अच्छा, व्यवसाय में बिक्री के लिए वस्तु और सेवाओं के उत्पादन और खरीद से संबंधित सभी गतिविधियां शामिल हैं। सेवाओं में परिवहन, बैंकिंग, बीमा आदि शामिल है। मॉल में उपभोज्य वस्तुएं शामिल हो सकती हैं, माल में, सॉरी, माल में उपभोज्य, उपभोज्य का मतलब क्या होता है, उपभोग के लायक, जिसको कंज्यूम कर देते हैं, उस तरह की वस्तुएं होती हैं। ठीक है। मैं तीसरी, अब करेक्टरिस्टिक्स, तीसरी विशेषता, दो पढ़ ली हमने, याद हो गई। बिजनेस की करेक्टरिस्टिक्स में याद रखना, एक का काम क्या, इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरे में गुड्स का क्या करना है आपने, बेचना, यानी कि प्रोक्योरमेंट है या फिर प्रोडक्शन है, साथ में सर्विस भी है, ध्यान रखना। ठीक है। माल और सेवाओं की बिक्री या विनिमय, माल और सेवाओं की क्या करनी है, बिक्री या विनिमय, विनिमय। सेल और एक्सचेंज, देखिए बेटा, अब ये हर पॉइंट में वर्ड है, आप मजाक में जा ही नहीं सकते, मैं बोल रहा हूं। अब ध्यान देखना, गुड्स का क्या करना है आपने, या तो सेल करोगे या फिर एक्सचेंज करोगे। बेटा सेल और एक्सचेंज, हालांकि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जब मैं लॉ पढ़ाता हूं आपको, तो वहां पे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी है, या जीएसटी में भी अगर आप बात करेंगे, एक होता है बेचना। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लिखेंगे आप, एप्पल फोन 1 लाख, एप्पल फोन कितने का लिया आपने, 1 लाख का, 1 लाख का। ठीक है, ये तो आपने बेच दिया। एप्पल फोन सोल्ड या सेल, जो भी लिखना चाहते हैं आप, बेच दिया। मैं कहता हूं आईफोन, आईफोन जो 13 है, उसको आपने एक्सचेंज किया 14 के साथ, और बदले में 30,000 और दिए। एक्सचेंज, ध्यान से सुनिए, ये तो मैंने कह दिया 30,000 दिए, मैं कह दूं एक्सचेंज ही किया, सिर्फ मैंने अपने फ्रेंड के साथ एक्सचेंज कर लिया, तो वो भी क्या है, वो भी बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ध्यान रखना। वो भी क्या है, बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बट मजे की बात ध्यान से सुन लेना बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनता है, यहाँ पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। अब क्या होता है, जब हम लोग बुक बनाते हैं ना, तो कुछ मजबूरियां भी आती हैं। मजबूरियां कैसे आती है, ध्यान से सुनना। अगर वाइड बना दें, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और ऐड, जो मैं आपको इन वीडियोस के साथ साथ बता पाऊंगा, अगर मैं इसको और बढ़ाता हूँ कंटेंट को, तो बच्चा कहता है कंटेंट ज़्यादा दे दिया। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर, ठीक है। और अगर हम समरी बनाते हैं, तो हमारे लिए रिस्क ये होता है कि क्वेश्चन नहीं आएगा। अब जैसे यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर माल और सेवाओं की बिक्री और विनिमय, ठीक है, यहाँ पर विक्रेता और खरीदार के बीच माल और सेवा की बिक्री या विनिमय होना चाहिए। हमारी मजबूरी थी, क्योंकि हेडिंग्स बहुत ज़्यादा है, हमने आपको इतना कर दिया। ठीक है। अब क्या ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, मैं आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अब आगे एग्जाम्पल और पूछ रहा हूँ इसमें मैं, क्या मैं आपको कहूँ, निम्न में से मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगा आपको, और कहूंगा कि कौन सा बिजनेस के अंदर आता है, या कौन सा पॉइंट बिजनेस के अंदर नहीं आता है, और वहां पर मैं एक पॉइंट ये लिख दूं कि मैंने अपना फोन अपने भाई के साथ एक्सचेंज किया है, क्या वो बिजनेस के अंदर फॉल करेगा, यस और नो। मैंने अपने भाई के साथ फोन एक्सचेंज किया है, क्या वो बिजनेस है। अब कोई कहेगा कि हाँ वो बिजनेस है, पर क्या वो बिजनेस है, आंसर इज नो। क्या मैंने बिजनेस के पर्पज से किया, मैंने अपने भाई के साथ किया है। पर वही अगर मैं शॉप चला रहा हूं, अगर मैं कोई स्टोर चला रहा हूं, और मेरा काम है रेगुलर बेसिस में उसको करना, तब वो बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है, तब वो बिजनेस एक्टिविटी है। बट अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं, मेरी कोई शॉप नहीं है, मैंने अपने भाई से बदला, मैंने अपने फ्रेंड से बदल लिया, तो क्या वो बिजनेस में आएगा, आंसर इज नो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मेरी टेस्ट सीरीज में आप जाके देखेंगे तो ये क्वेश्चन मैंने वहां पे क्रिएट किया हुआ है। ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको यहाँ पर देने वाला है, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और खरीद। ये ध्यान रखना, इन टॉपिक्स में मैं आपको और भी आगे बताता जाऊंगा, आप मेरे साथ साथ वो जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो आपको समझ में आता जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। मैंने ये क्वेश्चन ऑलरेडी दिया हुआ आप लोगों को। अच्छा,
फोर्थ पॉइंट, लाभ अर्जन, प्रॉफिट अर्निंग। ये ध्यान रखना है आपको, इसका मकसद क्या होता है? प्रॉफिट अर्निंग इज द पर्पज ऑफ बिजनेस, ये इसके साथ में जुड़ा हुआ है। अच्छा, मैं इसके ऊपर वाला पॉइंट पे भी आऊंगा, वो रह गया। प्रॉफिट अर्न करना, ध्यान देंगे यहां पर क्या है? प्रॉफिट अर्न करना, लाभ अर्जन करना। बिजनेस में क्या होता है? बिजनेस में क्या है? प्रॉफिट अर्न करना, प्रॉफिट अर्निंग। अब जो है वो क्या है? बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बिना प्रॉफिट, बिना लाभ के बिजनेस चल ही नहीं सकता। लाभ के बिना धंधा नहीं चलेगा। मैं साधारण भाषा में लिख रहा हूं, लाभ के बिना धंधा नहीं चलेगा। एक तो आपका मोटिवेशन खत्म हो जाता है। अगर सपोज कर लीजिए मैं आपको क्लासेस दे रहा हूं और मेरे को प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, तो मैं सुबह 5 बजे उठकर मुझे आपके लिए कंटेंट बनाना है, उसके लिए मोटिवेशन कहाँ से आएगा? सपोज कीजिए आप ही के लिए बात कर देता हूँ, आपको पढ़ना है और मैं कहूँ कि पढ़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला आपको, तो आप पढ़ोगे क्या? आंसर इज क्लियर, नो। यही आप लोगों को सोचना है। सपोज कीजिए आप लोग उम्मीद करते हैं कि एक टीचर आपको पढ़ाए और वो आपके लिए एफर्ट करे, कंटेंट बनाए, पीडीएफ बना के दे, आप लोगों को बुक बना के दे, आप लोगों की टेस्ट सीरीज ले, और उसके बदले आप कहें कि पैसे मत लो। तो आपको लगता है टीचर पढ़ाएगा? एक दिन पढ़ा देगा, 2 दिन पढ़ा देगा, तीसरे दिन नहीं आएगा। वो क्यों करेगा आपके लिए? रीजन, वो आपके लिए रीजन क्यों करेगा इतनी मेहनत, ये आपको सोचना है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। प्रॉफिट, बिजनेस में प्रॉफिट बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। वो आपको 2 दिन कहेगा, 4 दिन कहेगा कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, अगर उसका कोई हिडन एजेंडा नहीं है। मान लीजिए मुझे नया यूट्यूब चैनल खोलना है और मेरा मुझे है कि मुझे नहीं, मुझे सब्सक्राइबर गेन करने हैं, लेटर ऑन मैं देखूंगा कि मुझे पैसे कैसे कमाने हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे चैनल ऐसे काम करते हैं, वो अपने सबसे पहले वो लगते हैं, फिर एडवर्टीजमेंट के लिए वो किसी फिर बड़े प्लेटफॉर्म की उनकी ऐड करना शुरू कर देते हैं, उनसे चार्ज करते हैं मंथली। शायद आपको नहीं मालूम होगा, बड़े बड़ी कंपनीज ने शुरू में 50-50, 60-60 हजार रुपये उनको मंथली दिया था। हम लोगों से भी संपर्क करते थे, तो 1-1 लाख रुपए तक दिया आपको कि आप फ्री में पढ़ाइए, हमारी ब्रांडिंग करते रहिए, कि आपको ये कोड लगाना है और ये कूपन चलाने हैं या फलाना है या ये। ठीक है, तो इस तरह की चीजें आपको, आप उनके लिए क्या हैं? आप उनके लिए अर्निंग का सोर्स ही हैं। ठीक है, चलिए। तो यहां पर आपने समझा लाभ कमाना। लाभ कमाना क्या होता है? मुख्य उद्देश्य है, यहां पर एक वर्ड है, मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है। बिना लाभ के कोई भी बिजनेस जीवित नहीं रह सकता, मतलब सरवाइव नहीं कर सकता है। वस्तु और सेवाओं का नियमित रूप से व्यवहार करना, अब ये पॉइंट क्या है? वस्तु और सेवाओं का नियमित रूप से व्यवहार करना है। नियमित रूप से व्यवहार का मतलब ये होता है, यहां पर मैं आपके लिए एक और एग्जांपल कर देता हूं। डीलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस रेगुलर वे। अब यहां पे बेटा वर्ड है, ध्यान रखना, रेगुलर वे। रेगुलर का मतलब निरंतर, लगातार। अब ये आपको ध्यान रखना है, 2 एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल 1। ठीक है, एग्जाम्पल 1, हमारे घर पर बेकार पड़ा टीवी बेचा, टीवी बेचा। एग्जाम्पल नंबर 2, ध्यान से सुनना, हमारे घर पर बेकार पड़ा टीवी बेचा। सेकंड एग्जाम्पल, हमारा कबाड़ी का काम है। ठीक है, टीवी किसको बेचा? रिसाइकिल के लिए बेचा, रिसाइकिल के लिए बेचा। अब आपको ये देखना है, दोनों में अंतर बताइए बेटा मुझे। दोनों एग्जाम्पल दे दूंगा मैं, टेस्ट सीरीज में डाला हुआ है, आप जाएंगे हमारे पोर्टल पे, प्रैक्टिस में आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन। मेरे घर पे टीवी खराब पड़ा है। ठीक है सर, सच बताओ। हाँ बिल्कुल पड़ा है। ठीक है, हमारे घर पे संभाल के रखा हुआ है, बेचने नहीं देते। हाँ, आपके घर में भी पड़ा होगा ऐसा सामान।
अब कबाड़ी आया, आपने बेच दिया उसको। अब जब कबाड़ी को आपने बेचा, ध्यान से सुनिए, तो क्या ये बिजनेस है? सर किसके लिए पूछ रहे हो? वेरी गुड क्वेश्चन। कबाड़ी के लिए नहीं पूछ रहा, आपके लिए पूछ रहा हूं। कुछ तो दिमाग है आप में। बेटा आपके लिए बिजनेस नहीं है, कबाड़ी के लिए है। ठीक है, वो खरीद रहा है और आगे जाके बेचेगा। अब मैंने कहा कबाड़ी का काम है, ठीक है, सामान खरीदते हैं और फिर उसको बाद में उसको बेच देते हैं, रिसाइकलिंग के लिए चला जाता है वो आगे। अब ये मेरा काम है, मैं रेगुलर बेसिस पे करता हूँ, तो ये बिजनेस एक्टिविटी है। क्वेश्चंस बनते हैं बेटा, मैंने जितने भी चीजें करवाई हैं आप ध्यान देना, सब पे क्वेश्चन बनेंगे। आर्थिक गतिविधि पे, वस्तु और सेवाओं के उत्पादन और खरीद, इन पे बनेगा। माल और सेवाओं की बिक्री और विनिमय पे बनेगा। ये सारे पॉइंट मेन है, ध्यान रखना। वस्तु और सेवाओं के नियमित रूप से व्यवहार करने पे, लाभ अर्जन पे। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने डाल के रखे हैं बेटा, इनकी प्रैक्टिस करना आप। अच्छा जी, ये इंग्लिश में आ गया। इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स और सर्विस। अब इन सारे एग्जांपल्स को अगर कोई कहे कि सर आप बुक में लिख देते, तो बेटा ये बुक ग्रंथ बन जाते, फिर आप तो वैसे ही भाग जाते है ना। अच्छा, डीलिंग इन गुड्स और सर्विस एट रेगुलर बेसिस, प्रॉफिट अर्निंग, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अब देखिए बेटा, यहां तक तो मैंने कर लिया, प्रॉफिट की बात कर ली, डीलिंग की बात कर ली, ये बात कर ली। अब आगे वाला पॉइंट है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, हिंदी में आगे आ जाएगा प्रतिफल की अनिश्चितता। अब देखिए अगला पॉइंट एक और है, बिजनेस की एक विशेषता है, यहां पर कितना प्रॉफिट होना है कितना लॉस होना है वो निश्चित नहीं है। आपको पता है क्या किस में प्रॉफिट होगा किस में लॉस होगा? नहीं पता होता। मैंने ये सारा सेटअप लगाया, आप लोगों के पढ़ाने के लिए लगाया, ठीक है, और उसके बाद सीईटी आ जाती है। सोच के देखिए, सेटअप लगाया जूनियर अकाउंटेंट के लिए इतना बड़ा, ठीक है, पूरा सिस्टम, एकेडमी घर पे, अदरवाइज घर पे पढ़ा रहे थे। सडनली सीईटी आती है और 8-9 महीने के लिए आप खर्चे ही खर्चे किए जा रहे हो, उससे पहले कैपिटल खर्चा, उसके बाद सारे खर्चे। तो आपको पता है क्या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? नो बडी नोज। किसको पता था सीईटी आ रही है? ठीक है, तो देखिए प्रतिफल की अनिश्चितता, प्रतिफल की अनिश्चितता, यानी कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा पता नहीं है। ये बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स है। देखिए ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद होनी चाहिए। एलिमेंट ऑफ रिस्क, पहली बात तो प्रतिफल की अनिश्चितता है, दूसरा जोखिम का तत्व। अब मैंने मेरे एग्जांपल में आपको दोनों चीजें समझने को मिले। प्रतिफल की अनिश्चितता में कितना प्रतिफल आएगा, कित आएगा कि नहीं आएगा ये नहीं पता, कितना प्रॉफिट पता नहीं, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहता है हमेशा। ठीक है, और यहाँ पे जोखिम का तत्व, जोखिम के तत्व में आप बेटा क्या देखेंगे? जोखिम के तत्व में आप क्या देखेंगे कि भैया ऑलवेज रिस्क रहता है, ऑलवेज रिस्क रहेगा, हमेशा रिस्क बना रहता है। ठीक है, सभी व्यवसायिक गतिविधियों में जोखिम के कुछ तत्व होते हैं क्योंकि भविष्य अनिश्चित होता है। व्यवसाय का कई कारकों पर नियंत्रण नहीं होता है, जैसे हड़ताल, आग, चोरी, उपभोक्ता के स्वाद में बदलाव, उपभोक्ता के स्वाद में बदलाव। अब मान लीजिए हम जिस पैटर्न पे चलते हैं, आज उसके स्टूडेंट हैं, समहाउ कुछ और पैटर्न किसी को पसंद आने लग जाता है, तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, आज कहीं और आप पढ़ रहे थे बट आज आपने मुझे देखा, हमारे इस कंटेंट को देखा, आपका इंटरेस्ट हमारे कंटेंट की तरफ आया। क्वाइट पॉसिबल, बहुत ज्यादा होता है ऐसा। तो वही बात है बेटा, तो सामने वाले के लिए क्या है, जोखिम का तत्व है। ये बात आपको समझ के चलनी है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद करने हैं, एक एक करके वापस एक बार देखते हैं बेटा। सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यानी कि आर्थिक क्रिया है। उसके बाद प्रोडक्शन प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स और सर्विस, यानी कि उत्पादन होगा गुड्स और सर्विस का। सर्विस का भी मैं साथ में लेके चल रहा हूँ। सेल ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स, यानी कि क्या है, वस्तुओं को बेचना खरीदना। ये बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बिजनेस की चारित्रिक विशेषताएं हैं। उसके बाद ये सारा बुक में आपको मिलने वाला है कंटेंट, अभी आप देख पा रहे हैं कंटेंट को। ये नॉर्मल लैंग्वेज में बनाने की कोशिश किया है, मैं ना तो स्कूल लैंग्वेज में गया हूँ, बिल्कुल आपको समझ में आए जिस भाषा में हम बात करते हैं उस भाषा में आपको कंटेंट रहने वाला है सारा। ठीक है, प्रॉफिट अर्निंग, डीलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस, रेगुलर बेसिस, द कीप वर्ड याद रखना है, रेगुलर बेसिस। प्रॉफिट अर्निंग रहना है, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके बेसिस पे मैंने आपके लिए कुछ केस स्टडी बनाई है। अब ये केस स्टडी हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं बेटा, ध्यान रखना, मैं आपको केस स्टडी करवा रहा हूँ।
और इस केस स्टडी पे क्वेश्चन करने हैं। मैंने केस स्टडी क्यों चुनी आपको करवाने के लिए, ताकि इस धीरे धीरे आपको इसकी आदत लग जाए। ठीक है, किस बेसिस पे केस स्टडी है, जो अभी हमने पढ़े ना ये 6-7 पॉइंट, उसके ऊपर मैंने केस स्टडी बनाई है बेटा। ये अभी एमसीक्यू तो अलग से बनेंगे, मैंने केस स्टडी बनाई है। सबसे पहले सुनिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस पे मैंने ये केस स्टडी क्रिएट की है। रिलायंस इंडिया इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉन्ग्लोमेरेट इन इंडिया। ये हिंदी में भी लिखा हुआ है, चलो हिंदी में पढ़ देते हैं पहले। रिलायंस इंडिया भारत के सबसे बड़े समूह में से एक है। बिल्कुल है, आपको पता ही है। ठीक है, मैंने जूम किया हुआ है, अगर आपको मैं पढ़ के भी सुना रहा हूँ। रिलायंस इंडिया क्या है, भारत की बड़ी कंपनी है, ये आपको मैं बता रहा हूँ। यह कई विविध व्यवसाय से संबंधित है, बहुत सारे अलग अलग तरह के बिजनेसेस में है, जैसे जैसे ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल्स, कपड़ा, प्राकृतिक संसाधन, खुदरा और दूर संचार। खुदरा मतलब रिलायंस रिटेल में भी है, आपने देखे होंगे उसके रिटेल, जहाँ पे टीवी फ्रिज वगैरह मिलता है। दूर संचार जैसे अब टेली कम्युनिकेशन में आ गया है, जियो आ गया है। रिलायंस इंडिया भारतीय बाजार में नए नए प्रोडक्ट और सर्विस को पेश करने में आगे रहा है। यह देश के नई तकनीकों और सेवाओं को पेश करने में सबसे आगे रही आई गई लाइन। ठीक है, अब जब मैं बात करता हूँ अगले पॉइंट पे, रिलायंस इंडिया के सबसे प्रसिद्ध अभियानों में से एक है 4G नेटवर्क, जियो नेटवर्क, जिसका जियो का लॉन्च इन्होंने किया था। यह भारत की पहली दूरसंचार कंपनी थी जिसने किफायती मूल्य पर 4G सेवाएं प्रदान की। अभियान की एक बड़ी सफलता थी कि इसने भारत में दूरसंचार उद्योग में क्रांति ला दी। इसने जियो टीवी, जियो म्यूजिक, जियो सिनेमा और जियो मनी जैसे अनेक सेवाओं की एक श्रृंखला भी शुरू की। इन सेवाओं को भारतीय उपभोक्ताओं द्वारा व्यापक रूप से स्वीकार किया गया। उसके बाद कहता है रिलायंस इंडिया परोपकारी गतिविधियों में भी सक्रिय रहती है। बिल्कुल रहती है जी, है ना। और इसने समाज के वंचित वर्गों की मदद के लिए कई धर्मार्थ ट्रस्ट और फाउंडेशन स्थापित किए हैं। यह स्वच्छ भारत अभियान जैसी कई पर्यावरणीय पहलों में भी, जो पर्यावरणीय पहलों में भी शामिल रहा है। ठीक है, कुल मिला के आपने इस केस स्टडी को समझ लिया है। क्या क्या समझा, अब आपको खुद सोचना है कि आपको वो क्वेश्चन में दे दे ऐसा कि रिलायंस इंडिया है, तरह तरह के बिजनेस कर रही है, यहाँ पर आपको समझना है। उसने यहाँ पर आर्थिक क्रिया भी बता दिया आपको, अब सोच के देखिए। उसने ये बताया कि वो बिजनेस भी करता है, कई तरह के बिजनेस करता है, सेवाओं में भी है वो, गुड्स में भी है। अब मजे की बात सुनिए, वो सेवाओं में भी है। आपने क्या क्या नोटिस किया, देखिए सबसे पहले आपको समझना है यहाँ पर। आपने क्या किया, एक बड़ी कंपनी है, सबसे पहले तो बिजनेस बनाने के देखिए, एक क्या है, वो कंपनी है, तो बिजनेस उसने कंपनी के तौर पर बना के रखा हुआ है। सेकंड, वो आर्थिक क्रिया कर रहा है, देखिए बिजनेस कर रहा है ना वो, साथ में वो गैर आर्थिक क्रिया भी कर रहा है, मतलब वो क्या कहते हैं, एनजीओ टाइप, उसने बहुत सारे वो ट्रस्ट भी बनाए हुए हैं। अच्छा, वो भी करा हुआ उसने। तीसरा ध्यान देंगे बेटा, वो गुड्स गुड्स में काम कर रहा है, और वो किस में काम कर रहा है, सर्विस में भी काम कर रहा है, उसने सर्विस भी लॉन्च किया है ना। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या देखोगे आप, आपने क्या क्या पढ़ा था, प्रॉफिट कमाने के मकसद से है, बिल्कुल है। क्या बिजनेस में रिस्क हो सकता है, वो भी हमने पढ़ा कि यहाँ पे इसके अंदर लिखा हुआ है, लिखा मतलब आपको समझना पड़ेगा। तो अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। तो ये चीजें देखिए आपने इस केस स्टडी में समझने की कोशिश की, अब हम इन क्वेश्चंस को करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है बेटा, क्या क्या करोगे ध्यान देना, मैं थोड़ा जूम भी कर देता हूँ क्वेश्चंस को। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ बिजनेस, बिजनेस का मुख्य उद्देश्य क्या है, टू अर्न मनी, टू प्रोवाइड सर्विसेज, टू प्रोड्यूस गुड्स, ऑल ऑफ द अबव। अब आपको पेपर में क्वेश्चन में मिलेगा, तो आपने देखिए सर्विस प्रोवाइड करना आपने पढ़ा था, हाँ पढ़ा था। पैसा कमाना पढ़ा था। माल का उत्पादन पढ़ा था। ऑल ऑफ द अबव, अब आप आंसर क्या दोगे, डी, नहीं। मेन पर्पस पूछा है, मुख्य उद्देश्य क्या है, मैंने आपको पढ़वाया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, पैसा कमाना। ठीक है, अच्छा, व्हाट वाज द मोस्ट फेमस कैंपेन ऑफ रिलायंस इंडिया। अब वो केस स्टडी से पूछ रहा है, आपको आपको चेक कर रहा है कि आपने पढ़ी भी है कि नहीं पढ़ी है। क्लीन इंडिया कैंपेन, स्वच्छ भारत अभियान, लॉन्च ऑफ जियो 4G नेटवर्क, या जियो टीवी। अब वो कहता है कि कौन सा उनका रिलायंस का फेमस कैंपेन था। ये सारी चीजें आपने इसके अंदर पढ़ी, आप आंखें बंद करके कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि सारी चीजें उसके अंदर डली हुई थी। तो सबसे पहले देखिए, आपको क्या स्वच्छ भारत या क्लीन इंडिया था, नहीं। उसका कैंपेन क्या, उसने क्लीन इंडिया और स्वच्छ भारत में अपना योगदान दिया है, पर उसका कौन सा कैंपेन फेमस था, लॉन्च ऑफ 4G नेटवर्क, जियो 4G नेटवर्क। ठीक है, ये आपको समझ के चलना बेटा। अच्छा, तो आंसर क्या आ गया बेटा इसमें, आंसर आ गया आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ रिस्क इन बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस गतिविधियों में जोखिम का तत्व क्या है।
अब मैंने आपको बताया था रिस्क एलिमेंट, स्ट्राइक हड़ताल भी है, फायर आग लगना भी बिजनेस का रिस्क है, थेफ्ट चोरी भी है। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी, ऑल ऑफ दी अबव आ जाएगा ना। इसके अलावा अगर मान लीजिए सरकार चेंज होना भी लिखे, वो सरकार बदलना, तो सरकार बदलती है तो पॉलिसी बदल जाती है बेटा, सरकार बदलती है तो पॉलिसी बदल जाती है। यहाँ पे आग लिखा है, अगर बाढ़ लिख देता तो हो जाता, अगर आग की जगह बाढ़ लिखा होता है तो हो जाता। सरकारें बदलने से भी बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। ठीक है। अच्छा, कोरोना आ गया, उसके कारण से देखा आप लोगों ने बिजनेस पे कितना इंपैक्ट पड़ा, लोगों के काम धंधे बंद हो गए थे। व्हाट इज द अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न इन बिजनेस? बिजनेस में अनिश्चितता क्या है? ध्यान देना बेटा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। बिजनेस में अनिश्चितता क्या है? टू अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्नड मे वेरी, अर्जित लाभ की राशि भिन्न हो सकती है। पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेज, आप फटाफट से स्क्रीन पे पढ़ेंगे बेटा, अगर आप क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं मुझे यहाँ पे रोक भी सकते हैं। अब हमने ये भी पढ़ा था प्रतिफल की अनिश्चितता, तो प्रतिफल की अनिश्चितता से क्या मतलब है? टू अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्नड मे वेरी, अर्जित लाभ की राशि भिन्न हो सकती है। पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेज, लॉसेज हो सकते हैं आपको। फ्यूचर इज अनसर्टेन, फ्यूचर अनिश्चित है। ऑल ऑफ द अबव, आंसर का क्या आ जाएगा? लिख दूं ए, लिख दूं बी, लगा दूं बी, सी लगा देता हूं। चलो सर मत मजे लो, डी आएगा बेटा, बिल्कुल डी आएगा। मैं वही कह रहा हूं, अगर आप ये क्वेश्चन नहीं करेंगे, अगर इतनी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो अब आपको भी पता है आपके साथ पेपर में क्या हो सकता है जल्दबाजी में। ठीक है, इसीलिए बनाया बेटा मैंने, बहुत प्रैक्टिस करनी है हमने। व्हाट आर द एक्टिविटीज इंक्लूडेड इन बिजनेस? बिजनेस व्यवसाय में कौन कौन सी गतिविधियां शामिल होती हैं? अब देखिए व्यवसाय में कौन कौन सी गतिविधियां शामिल है, आप पढ़िए फटाफट से। प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स और सर्विस, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स और सर्विस पढ़ा था क्या? हाँ सर पढ़ा था, माल और सेवाओं का उत्पादन और खरीद। सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस, माल और सेवाओं की बिक्री या विनिमय, ये भी पढ़ा था। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विस एट रेगुलर बेसिस, नियमित आधार पर वस्तु और सेवाओं का लेन देन भी पढ़ा था। ऑल ऑफ द अबव, ये सारी चीजें हैं, पढ़ा था ना बेटे? हाँ बोलो फटाफट से। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने एक टॉपिक पढ़ा, उसके बेसिस पे केस स्टडी करी, उसके बेसिस पे क्वेश्चन करे। सिंपल था। आपको टॉपिक पढ़ना है, आपको केस स्टडी पढ़कर उसके क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करनी है, हम बहुत सारे करने वाले हैं बेटा। ठीक है, इतना कंटेंट करने वाले हैं, दोनों लैंग्वेज में होगा ये कंटेंट, ये आपको समझ के चलना है और बढ़िया से इसकी तैयारी करना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग, नेक्स्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक आएगा व्यापार, पेशे और रोजगार। ठीक है, इनके अंदर कंपैरिजन करते हुए हम इस चैप्टर में आगे बढ़ने वाले हैं। टॉपिक पूरा होने के बाद ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ये बात आपको समझनी है। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर मैं केस स्टडियाँ रोज मतलब आप बना बना के इसके अंदर हम ऐड करते जा रहे हैं। और बस इसी के साथ उम्मीद करता हूँ आपको ये कंटेंट अच्छा रहा होगा। अगर फिर भी आपके कोई फीडबैक है सर ये चीज़ और ऐड कर दीजिए, इससे हमारा बेनिफिट होगा, तो आप डेफिनेटली मुझे बताइएगा। हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस रिकॉर्ड की हुई थी, धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि नई क्लासेस उसमें उससे रिप्लेस कर सकें। ठीक है, और बढ़िया से बढ़िया आपकी प्रैक्टिस, जैसे देखिए पहले हम बैच में इसकी प्रैक्टिस नहीं करवा पाए थे, तब तक ये कंटेंट नहीं बना था, बट राइट नाउ हम लोगों का कंटेंट बहुत ज़्यादा क्लियर भी हो चुका है। हम लोग कंटिन्यूसली अपने इस पे काम करते रहते हैं कि चलो छोटी सी गलती भी आती है तो हम फाइल को चेंज कर देते हैं, मतलब उसको मान लीजिए कोई मात्रा की गलती भी सामने आई तो हम हैंड टू हैंड हमारे पास मौका है कि हम उस फाइल को ही चेंज कर दें। तो हम लोग अभी तक 4 से 5 बार इन किताबों में चेंजेस कर चुके हैं। बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए हमारी कोशिश है कि ना के बराबर एरर आए हमारी बुक में, और इसमें आप लोग भी हमारी मदद करते हैं। जो बच्चे ई बुक्स पढ़ रहे हैं वो लोग भी हमें सजेशन देते हैं कि सर इसको और इम्प्रूव कर दिया जाए। इसीलिए मैं दोनों लैंग्वेज आपको साथ में देकर चल रहा हूँ, ताकि आप लोगों को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बने, आप एग्जाम के लिए बेटर थॉट के साथ जाएं। ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए एग्जाम बनाने वाला एक ही क्वेश्चन को दोनों लैंग्वेज में लेके आता है। अब आप समझिएगा वहां पर वो आपके लिए कैसे क्वेश्चन को डिजाइन करता होगा, आप प्रैक्टिस करेंगे जितना आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे कोर्सेज के लिए हमारी ऐप देख डेमो को डाउनलोड कीजिए, वहां पर जाके ज्वाइन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा और बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेगा। मैं आपको आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। बाय।